हाय डियर शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसे कि पहले मैं जीके स्टडीज़ पे पढ़ाया और सक्षमता 2 परीक्षा में काफ़ी धमाल मचा। चैनल के माध्यम से काफ़ी शिक्षकों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। आप कमेंट भी देख सकते हैं या शिक्षकों से पता भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही संपूर्ण तैयारी के लिए सक्षमता 3 के लिए जो क्लास मैंने शुरू किया है उसका ये पर्यावरण का पहला मास्टर क्लास जो 50 से अधिक MCQ होगा और इसमें से 20 से अधिक प्रश्न आपका सक्षमता 3 में मैच करेगा, ये मेरा वादा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सारे प्रश्न सक्षमता 2 के सभी पालियों में कभी कोई ना कोई पाली में पूछा हुआ होगा। आप पहले वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पसंद आए तो ही लाइक और शेयर करें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला, जंगल में रहने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जंगल में रहने वाले जानवर को हम लोग जंगली जानवर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल, यानी जंगली जानवर। जो हमारे साथ घरों में रहते हैं, मतलब जिन्हें हम पालते हैं, उसे कौन सा जानवर कहते हैं? चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारे साथ घरों में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है पालतू जानवर, ऑप्शन बी है जंगली जानवर, ऑप्शन सी है जलीय जीव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में आप प्यारा सा इस प्रश्न का जवाब देंगे और जिन भी शिक्षकों का ये जवाब सही होता है वो सक्षमता 3 में, मैंने अभी अब सक्षमता 2 में 120 पार कराया है 2-3 शिक्षकों का, और बाकी लोग 100 पार, 90 पार, 80 पार, ऐसे फेल कोई नहीं हुए मेरे चैनल पे। ठीक है, 130 ज़रूर पार हो जाएगा। आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। मैं हूँ तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, मेहनत थोड़ा आपको करना है और बाकी के लिए तो मैं हूँ ही। प्रश्न है क्लास 5 के SCERT बुक का। जैसे कि मैं पहले ही लिखा हूँ कि NCERT और SCERT से मिला करके मैंने प्रश्न लिया है और सक्षमता 2 का सारा प्रश्न लिया है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पटना से नाथुल्ला की जो यात्रा है, चलिए हम लोग सिक्किम चलते हैं। तो किस राज्य में है नाथुल्ला दर्रा? सिक्किम में। दर्रा क्या होता है? इंग्लिश में इसको पासेस बोलते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच का सरकरा जो रास्ता होता है, सीधी सी बात आप याद रखिए, 2 पहाड़ों के बीच से आवागमन के लिए जो पथ होता है, रास्ता, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार के राजकीय पक्षी जो आपके घर में घोंसला बनाती है, इस 4 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। आसान प्रश्न है। इसका जवाब जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं वो कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। भारत का सबसे पहला उपग्रह है। ऑप्शन है रोहिणी, चंद्रयान 3, आर्यभट्ट और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए बहुत सारे लोग राकेश शर्मा मार के निकल जाएंगे, लेकिन प्रश्न तो पहले पूरा पढ़ लीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पूरे विश्व की ये बात कर रहा है। कौन थे? तो मेजर यूरी गागरिन। कौन? मेजर यूरी गागरिन। मैं यहीं पे प्रश्न आपको पूछ दूं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय तो वो हो जाएंगे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली में है, और ये 1912 यानी 11 के बाद दिल्ली दरबार लगा, तब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। बात करते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो वो मुंबई, औद्योगिक नगरी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
निम्नलिखित में से सर्वाहारी जानवर है जो मांस भी खाए और हम लोगों के साथ साथ हम लोग भी सर्वाहारी हैं, जो प्लांट्स के सब्सटेंस भी खाए और फ्लैश एनिमल को भी खाए, तो इसे हम लोग कुत्ता के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शाकाहारी जानवर है, तो शाकाहारी जानवर कौन है? गाय जो है शाकाहारी जानवर है। आगे देखते हैं, ग्रहों की गति किस प्रकार की गति है? तो देखिए, जो एक सेंटर के इर्द गिर्द एक वृत्ताकार पथ पे जब कोई चीज़ घूमता है तो उसे वृत्तीय गति में होना कहते हैं। तो ये वृत्ताकार गति है। कैसी गति है? वृत्ताकार गति है। अगला प्रश्न देखिए, ये सब अब पूछा हुआ प्रश्न आपको मिलना शुरू होगा। आप पूरे इत्मीनान से देख लीजिए केवल वीडियो को, नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ 50 से अधिक MCQ मैंने लिया है। 20 से 25 प्रश्न आपके सक्षमता 3 में लड़ना ही लड़ना है, ये मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ। पानी का क्लोरीनीकरण पानी को डैश बनाता है, गंदा। आप एक बात बताइए, क्लोरीन का टैबलेट डालकर पानी को गंदा कीजिएगा, ये तो ऐसे ही ऑप्शन छट गया। क्लोरीन युक्त, आगे देखते हैं, रोगाणु मुक्त, तो बिल्कुल जर्म्स फ्री का किया जाता है, रोगाणु मुक्त किया जाता है क्लोरीन का टैबलेट मिला करके, शुद्ध किया जाता है पानी को। बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? विच द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, थंडर जिसको आप कहते हैं, तो उस समय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगला प्रश्न है, तरित के चमकने के बाद अक्सर डैश होती है। तो तरित, देखिए मेरा बात आप यहाँ ध्यान से सुनिए, एक बात आती है ध्वनि की और एक चीज़ आती है प्रकाश की। प्रकाश, तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। और ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ये केवल 332 मीटर पर सेकेंड जाती है। और ये 3 लाख, अगर यहाँ मीटर है किलोमीटर में बदलेंगे तो 5 को जीरो लगाएंगे, किलोमीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में 332 मीटर चलती है ध्वनि, और ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो जो फास्ट चलेगी पहले दिखाई दे देगी। तो प्रकाश की चाल अधिक होती है ध्वनि की अपेक्षा, इसलिए जब तरित चमकने के बाद अक्सर हमें बाद में ध्वनि यानी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। निर्वात में क्या होती है? शून्य। जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ आप ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पायल ने अपने विज्ञान अध्याय पूरा किया जहाँ उसने कुछ कथन लिखे। वह जानना चाहती है कि बयान सही है या नहीं। पायल आपसे मदद लेना चाहती है। प्लास्टिक से बनी सभी अस्पष्ट वस्तुएं जैसे बॉल पेन, रिफिल, प्लास्टिक स्केल आदि, जिन्हें एल्क्रिक कहा जाता है, रगड़ने पर धनात्मक चार्ज प्राप्त करती हैं। सही है। क्या कह रही है कि सही है, आपसे वो जानना चाहती है, तो ये तो सही है। पॉलीथीन प्लास्टिक या पॉलीथीन सीट या पॉलीथीन प्लास्टिक कंघी से बनी सभी वस्तुएं रगड़ने पर ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, यह उस सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे दोनों वस्तुएं बनी होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पायल ने अपने विज्ञान अध्याय पूरा किया जहाँ उसने कुछ कथन लिखे, जानना चाहती बयान सही है या नहीं, तो इनमें से कोई भी बयान उसका सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है जबकि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है। इनमें से कौन सा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा
प्लास्टिक की कंघी और रेशमी कपड़ा, ये आंसर हो जाएगा। चुंबक के दोनों सिरे कहलाते हैं। तो देखिए क्षण चुंबक की मैं बात कर लेता हूँ। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं यानी सिरों पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ध्रुव के पास इसका बल जो होता है सर्वाधिक होता है। यहीं से रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय रेखाएं, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नॉर्थ ध्रुव से निकलकर साउथ ध्रुव में बार बार प्रवेश करती हैं। अंदर की बात की जाए तो साउथ ध्रुव से निकलती हैं दक्षिणी ध्रुव से, और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो कहा जाता है चुंबक के दोनों सिरे कहलाते हैं ध्रुव, पोल्स। कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और स्वतंत्र चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में अपना प्रदर्शन प्रदर्शित करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल का आधार उसका डैश टर्मिनल है। तो विद्युत सेल, जिसे आप लोग सेल और सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, तो विद्युत सेल का आधार उसका ऋणात्मक टर्मिनल है। क्या? ऋणात्मक टर्मिनल को कहा जाता है, ऋण टर्मिनल को। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक कुचालक है, इंसुलेटर। मतलब जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें कुचालक कहा जाता है। तो धातु से तो होती है, एसिड से होती है, नमक के घोल से होती हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन है। रबर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए रबर जो है ये इंसुलेटर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लग जाता है मेरा, तो आपका एक प्यारा सा लाइक, और जिस प्रश्न का जवाब मैं कमेंट में पूछ रहा हूँ उसका जवाब कम से कम आप लोग ज़रूर दें। लाइक नहीं भी करें तब भी कोई बात नहीं। आपके अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247। पौधों में श्वसन मुख्य रूप से डैश के माध्यम से होता है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको होल्ड करेंगे। पौधों में श्वसन या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स पत्तियों को ही कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन, जब पौधे जल का त्याग करते हैं वायुमंडल में तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ये पानी का त्याग करते हैं तो पत्तियों के माध्यम से ही। ठीक है। पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, सनलाइट की, और उनके पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, और उसके बाद ये निर्माण कर देते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देते हैं, इन्हें एनर्जी मिल जाता है। तो कच्चे सामग्री के रूप में पौधे भोजन बनाने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, और उत्पाद के रूप में ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन श्वसन के दौरान कोई भी सजीव वस्तु ये ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पौधों में श्वसन मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा होता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? ऑप्शन है श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उत्तेजना द्वारा या उत्सर्जन द्वारा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे, और मैं इस प्रश्न को ऐसे स्टार मार्क कर देता हूँ। आप स्टार मार्क या फिर 289 लिख करके 289 का आंसर ऐसे लिखिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर जो भी होगा, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। मैंने जो आंसर होगा वहीं, चारों नहीं दे दीजिएगा। कमरे के तापमान पर तरल धातु होता है। बात आ गई धातु अधातु की, धातु अधातु की। तो यहाँ भी थोड़ा आपको होल्ड करूँगा। सभी धातुएं वैसे तो जनरली कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस और विद्युत के सुचालक। सभी अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है
जो विद्युत का सुचालक है और चमकीला भी है। बात की जाए कमरे के ताप पर तरल धातु यानी द्रव अवस्था में, तो आप पारा का नाम सुने होंगे। पारा क्या हो जाएगा? पारा। अगर कहता कमरे के ताप पर तरल अधातु, तब आप जवाब देते ब्रोमीन। क्या जवाब देते? ब्रोमीन। अधातु कहे द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर तो ब्रोमीन, और धातु कहे तो पारा और गैलियम। तो ज़्यादा पारा यानी जो थर्मामीटर में भरा होता है, जिससे आप बॉडी का तापमान मेजरमेंट करते हैं। बात की जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु, तो सिल्वर, चांदी जिसे आप बोलते हैं Ag। सोने का संकेत है सोना का, गोल्ड वाला सोना, Au। और लोहा का संकेत होता है Fe। ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा केमिस्ट्री में। तो कमरे के तापमान पर तरल धातु है क्या? पारा। और अधातु कहे तो अधातु तो कहिएगा ब्रोमीन। किरोसिन तेल में डुबा के रखने वाला धातु तो सोडियम। सोडियम का भी संकेत देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्रियाशील होता है, Na। पोटेशियम का भी देख लीजिए, पोटासियम, तो ये इसका सिंबल होता है K। कैलियम लैटिन नेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका रंग लाल भूरा होता है? तो तांबा का रंग लाल भूरा होता है, कॉपर का। निम्नलिखित में से कौन पानी पर तैरेगा? तो यहाँ देखिए, तैरने के बाद फ्लोट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, ये बात करता है डेंसिटी की। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ये फिजिक्स का प्रश्न है। किसी भी वस्तु का डेंसिटी यानी घनत्व, अगर पानी के घनत्व से कम है तो पानी के सरफेस पे क्या होगा? तैरेगा। अगर ज़्यादा है तो पानी में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो लोहा तो डूब जाता है, पत्थर भी डूब जाता है, पुस्तक भी डूब जाएगा। बर्फ़ जो है, पानी जब ठोस अवस्था में होता है बर्फ़ के रूप में, तो इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम हो जाता है, इसलिए बर्फ़ पानी पे तैरता है। और डेंसिटी का आप ऐसा ही मात्रक देख लीजिए, द्रव्यमान का kg और आयतन का, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुछ सामग्रियां चमकदार दिखाई देती हैं जबकि अन्य फीकी दिखाई देती हैं। सही है। कह रहा है कौन सा गलत है, तो गलत चुनना है। कुछ सामग्रियां खुरदरी, तो ये भी सही है। कुछ सामग्रियां कठोर होते हैं जबकि अन्य नरम, ये भी सही है। कुछ पत्थर पारदर्शी होते हैं, पत्थर से प्रकाश इस पार से उस पार कैसे जाएगा भाई? जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाता है, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई देने लगे, उसे पारदर्शी हम लोग कहते हैं। जिससे ना दिखाई दे अपारदर्शी है, जिससे धुंधला दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, पारभासी कहा जाता है, जान लीजिए। तो यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य अपमिश्रण को कुछ यौगिकों को एक साथ मिलाकर भोजन में मिलावट करने या खाद्य सामग्री को दूषित करने की गतिविधि के रूप में वर्णित किया गया है। तो पोषक तत्व उपभोग, मिलावट, विघटित। तो खाद्य अपमिश्रण को कुछ यौगिकों को साथ मिलाकर भोजन में मिलावट करने या खाद्य सामग्री को दूषित करने की गतिविधि के रूप में वर्णित किया गया है मिलावट। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सब तो ये पशुए उत्पाद है, तो इनमें से सभी। देखिए ये तुक्का, ट्रिक, जिसे हम ट्रिक कहते हैं, इनमें से सभी आए तो अधिकांश चांस होता है कि ये सही हो जाए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सभी के साथ जाइए, आंसर पता है तो आंसर के साथ जाइए। अगला प्रश्न, हम डैश में सोते हैं, तो कोई बता देगा।
कि हम लोग बेडरूम में सोते हैं, शयन कक्ष में सोते हैं। हिंदी देखिए कितना तगड़ा है। हम डैश में खाते हैं, तो हम कहाँ खाते हैं? तो कह दीजिए बर्तन में खाते हैं, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ खाते हैं हम लोग बताइए? बाथरूम में खाते हैं, शयन कक्ष में तो सोते हैं। तो ये दोनों कट गया। अब बात यह आती है डाइनिंग रूम और रसोई। तो रसोई में तो हम पकाते हैं, तो खाते हैं डाइनिंग रूम में। आप लोग डिनर पे इनवाइट कीजिए आपके राहुल सर, जिन शिक्षकों का रिज़ल्ट हो चुका है, मतलब कि आंसर की मिला चुके हैं, 90+ हो चुका है। अब वो डाउट में ना रहें, रिज़ल्ट छठ तक आने की संभावना है। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैंने अनुमान लगाया कि दशहरा पूजा तक आपका सक्षमता का आंसर किया जाएगा, पता ना आयोग कैसे दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि छठ पूजा तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो छठ पूजा के तक भी आ सकता है और एक वीक आगे तक भी आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हम डैश में खाते हैं, तो ये तो आप देख लिए। अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल, यानी ये आपके लिए चैनल है, ना कि आप उसे कोई पेड कोर्स लिया जाए, फी लिया जाएगा। मैं आपको PDF भी नहीं दे सकता हूँ। मैं जितना पढ़ाऊँगा 100% बोल रहा हूँ कि 100% एग्ज़ाम में लड़ेगा प्रश्न। आप केवल एक बार देख लीजिए, जाइए एग्ज़ाम में, आपको लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो 90 पार ऐसे ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन से चले जाइए। ठंडे देशों में गर्म पानी वाले पाइप घरों के दीवारों में क्यों लगे होते हैं? ईंटों को पानी देना नहीं, कमरे को गर्म करने के लिए। बिल्कुल ये सही हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के छत्ते की कोशिका का आकार कैसा होता है? तो ये षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी होती है। जब इन्हें शहद मिलता है तो ये खूब गुनगुनाते हैं, नाचते हैं। अक्टूबर नवंबर में इनकी खेती की जाती है। एपीकल्चर से या सेरीकल्चर देख लीजिएगा। एपीकल्चर, जब लोग किसी आपदा में अपना आश्रय खो देते हैं तो कहाँ रहते हैं? जैसे बाढ़ आया था ना, तो बाढ़ में जो लोग अपने घर खो देते हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है? राहत शिविर। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से आप पकड़ सकते हैं पर्यावरण साइंस में। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मानसून फसल है? ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप। तो उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी की बात कह रहा है, चावल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जहाज निर्माण उद्योग स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो कोच्चि और मुंबई में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो भारी वर्षा जो है ये पानी की कमी थोड़े होगी, पानी की अधिकता हो जाएगी, तो ये जिम्मेदार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से दो प्राथमिक बल हैं जो किसी वस्तु को पानी में रखने पर उस पर कार्य करते हैं? तो एक हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, और जब किसी द्रव वस्तु द्वारा ऊपर की ओर बल लगता है 90 डिग्री पे, तो उसे हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं, या ऊपर की ओर जो बल लगता है उत्प्लावक बल। तो गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावनता। अब थ्रस्ट, जलीय पौधों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। पानी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आयन विनिमय और आसवन दोनों का। अगला प्रश्न, बाढ़ के कारण होता है? तो ये सभी होता है बाढ़ के कारण। अगला, जीवाश्म ईंधन बहुत सारे डैश का कारण बनते हैं? तो प्रदूषण का कारण बनते हैं। भारत में काली क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति तो आप सुने हैं, दूध उत्पादन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति आप जानते हैं,
गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन चावल गेहूं से, जिसमें गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन हुई। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। और यहाँ है भारत में काली क्रांति, तो कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है? तो ये है चेन्नई का बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? पूर्वी तट पर तो विशाखापट्टनम, जहाँ पे नेवी का कैंप भी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? 263 का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि इस पे मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है, शुरू में प्रश्न आया भी है, देख लीजिए। यह वह कारक नहीं है जो अनाज के भंडारण को प्रभावित करता है, तो खाद्य यानी मैनर अनाज के भंडारण को प्रभावित नहीं करता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आ गया प्रश्न। 260 नंबर प्रश्न का जवाब आपसे मैं जानना चाहूँगा, कमेंट में आप ज़रूर देंगे और आप बताएंगे कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन उनका एक छोटा सा क्लिक लाइक पे नहीं हो रहा है, शायद उनको ये चैनल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, आप देखिए और अपना रिज़ल्ट यानी अच्छे स्कोर से पास कीजिए। अपने ज़िला में बच्चों पे मेहनत कीजिए और बच्चों को वो नॉलेज दीजिए जिससे बच्चे जन्मों जन्म यानी जितने आगे जाएं आपका नाम लें। मैं अपने लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच का एक शिक्षक हूँ जो कि BPSC TRE 1 में सिलेक्शन हुआ है मेरा। सीटेट दोनों पेपर मैंने निकाला है, पेपर 1 और पेपर 2, इसलिए उसका भी तैयारी कराता हूँ। 2 का भी 6 to 8 का और 1 to 5। तो एग्ज़ाम कैसे फेस करना है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सब प्रश्न हमको भी आता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन छांट करके आंसर तक पहुंचा जा सकता है, तो वो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। बेसिक गणित, रीजनिंग, ये सब आपको पूरे एकदम जीरो से सीखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आपकी मर्ज़ी। एक डॉक्टर ने एक मरीज़ को कुछ दवाइयाँ दी और उसे गुड़, चलिए यानी गुड़ खाने को कहा तो ब्लड बढ़ाना चाहेगा, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी यानी पालक की सब्जियां या साग, तो खून की कमी हो गई है उसको, सीधी सी बात है। निदान के बाद एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि उसके रक्त में हेमोग्लोबिन कम है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे निम्नलिखित में क्या खाना चाहिए? वहीं प्रश्न घुमा दिया। हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला, यही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न में ही छुपा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? तो ऐसा कोई नहीं है जो भोजन का घटक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। हम छोटी जल टंकियों में मछलियां रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो एक्वेरियम कहा जाता है। एक पौधे के रूप में विकसित होने के लिए बीज को हवा, पानी और सूर्य की प्रकाश यानी सूरज की रोशनी चाहिए होती है। तो ये था आपका आखिरी प्रश्न। रिक्वेस्ट है कि आप अपने शिक्षक साथियों को ये शेयर कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए। अगर कोई शिक्षक साथी सक्षमता 3 देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन्हें ये शेयर कर दें। साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो भेज दें, EVS में उनको काम आ जाएगा। इसके बाद मैं महामैराथन लाऊंगा बाल विकास एवं मनोविज्ञान यानी CDP का, आप ज़रूर देखिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।